हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो आज हम एसिड बेस सॉल्ट में आगे के टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है। देखो, एसिड बेस सॉल्ट में हमने अभी तक क्या क्या सीखा, पहले एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। देखो यहाँ पे हमने सीखा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हमने देखा सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, वो पूरा हमने देखा था। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पीएच स्केल स्टार्ट कर दिया था। पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है बताया था। तो पीएच स्केल एक्चुअल में है क्या बच्चों? मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पीएच स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल सॉल्यूशन है। हमारे पास अगर मान लो कि 3 बॉटल है और 3 बॉटल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस एंड विच वन इज न्यूट्रल। यानी कि जो ना तो एसिड है ना बेस है, सिर्फ न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे वहां पे? हम वहां पे पीएच स्केल यूज करेंगे। जिसका पीएच का रीडिंग 7 से नीचे गया वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा गया वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और जिसका एग्जैक्ट 7 होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? न्यूट्रल। यानी वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका न्यूट्रल कहलाएगा। यानी कि ना तो एसिड होगा ना ही वो बेसिक होगा। 7 एग्जैक्ट होगा जिसका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक स्केल है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट हो, शुगर टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, तो हर एक जगह इसका यूज आता है पीएच स्केल का। इवन आपने देखा होगा कि कोई मान लो कि खेत है, एक खेत बहुत उपजाऊ होती है, जबकि उसके बाद वाला खेत जो होता है उतना उपजाऊ नहीं होता। इसका रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या? तो इसका मतलब कि हमारे मिट्टी का भी, हम लोग का जो मिट्टी होता है खेतों की, उसकी भी क्या होती है? पीएच स्केल होती है, पीएच वैल्यू होती है उसकी, जिसको हम पीएच स्केल से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अगर मान लो कि इरिगेशन के लिए, खेती के लिए उसका पीएच वैल्यू बराबर है या नहीं है, यानी जितना उसको चाहिए उसका पीएच वैल्यू मिट्टी का उतना है या नहीं है, वो हम पता करते हैं पीएच स्केल से। तो इरिगेशन करने से पहले फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पहले उसका पीएच वैल्यू पता करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना कि ज्यादा अगर मान लो कि फर्टिलाइजर का किसी खेत में यूज कर दिए तो उससे उसका पीएच वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो पीएच वैल्यू का बढ़ना वो भी डेंजरस है, पीएच वैल्यू का घटना वो भी डेंजरस है। दोनों ही केस में क्या होगा? ये डेंजरस होगा। चलो एक बार मैं फिर से आपको, देखो पिछले लेक्चर में आने मैंने आपको बता दिया था पीएच स्केल, एक बार फिर से मैं पीएच स्केल बना करके उसमें और भी कुछ चीजें बता देता हूं। देखो यहां पे देखो, ये मैंने फिर से पीएच स्केल बनाया है। अब देखो यहां पे मैंने एक चीज लिखा, आपने नोट किया क्या? मैंने यहां पे लिखा, देखो यहां पे ऊपर में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और नीचे क्या आपका है? पीएच वैल्यू दिखा हुआ है सबका। तो देखो जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेट, H प्लस क्या है बताया था मैंने ना अरेनियस कॉन्सेप्ट में, कि एसिड्स का कॉन्सेंट्रेट यानी H प्लस यानी एसिड्स,
वाटर में जब जाएगा तो क्या देगा, H प्लस देगा। तो H प्लस क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है एसिड्स, H प्लस। तो H प्लस जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर 0 होगा, उसका पेज वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0। 10 टू द पावर -1 होगा 1, 10 टू पावर -2 2, 10 टू पावर -3 3। जिसमें हाइड्रोन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -4 होगा, उसका पीएच वैल्यू 4 होगा। 10 टू द पावर -5 है, उसका पीएच वैल्यू 5 है। जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन या तो H प्लस या फिर H3O प्लस में यहाँ पे लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, चूंकि याद करो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, पिछले लेक्चर में, कि H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो देखो यहाँ पे या तो हम H प्लस वहां पे लिखे या H3O प्लस लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, तो जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 रहता है, उसका पेज वैल्यू कितना होता है बच्चों, 7। जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 है, उसका पेज वैल्यू कितना होगा, 8। जिसमें हाइड्रोनियम आयन को 10 टू पावर -9 है, 9। 10 टू द पावर -10 10, 10 टू द पावर -11 11, 10 टू द पावर -12 12, 10 टू द पावर -13 13, 10 टू पावर -14 14। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है बच्चों, देखना आप याद रखना कि यहाँ पीएच इंक्रीजेस मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो अब मान लो कि हमारे पास दो एसिड्स हैं, दो हमारे पास कंटेनर है, दो हमारे पास बॉटल है, दोनों बॉटल में एसिड रखा हुआ है। अब हमको यह पता करना है कि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में पीएच स्केल डालेंगे। तो जिसमें पीएच स्केल का वैल्यू कम आएगा, 7 से बहुत कम आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोर एसिडिक। जैसे मान लो किसी का पीएच वैल्यू 2 आया, मान लो किसी एसिड, कोई भी एसिड X है, X कोई एसिड है जिसका पीएच वैल्यू कितना है बच्चों, 2 आया। और दूसरा यहां पे Y कोई एसिड है जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 6 आया। तो सीधी सी बात है यार, दोनों का पीएच वैल्यू जो है वो बिलो 7 है, 7 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन सा एसिडिक होगा, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, X वाला, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। आप एक काम करो कि आप नींबू, लेमन और टोमेटो दोनों क्या होते हैं, दोनों खट्टे होते हैं, दोनों को आप टेस्ट करो। नींबू ज्यादा खट्टा होता है एज कंपेयर टू टमाटर। टोमेटो के कंपेयर में नींबू ज्यादा खट्टा होता है, नींबू का पीएच वैल्यू कम होता है टोमेटो के पीएच वैल्यू से। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, और नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो the value of the pH value of citric acid is less than the pH value of oxalic acid। प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया ये। बाकी अगर और भी कोई एसिड अगर आप लाके चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हो यहां पे। अब वही बात बेस में भी आता है। बेस में वही बात, मतलब इसका उल्टा हो जाता है यहां पे। बेस में क्या होता है कि जिसका पीएच वैल्यू कम होता है वो कम बेसिक होता है, और जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी बेसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। एक मिनट, मान लो कि कोई एक्स यहां पे मैंने ले लिया, कोई बेस है जिसका पीएच वैल्यू 8 है, और कोई वाई भी बेस है जिसका पीएच वैल्यू कितना है बच्चों, मान लो कि 13 है। सपोज मैंने मान लिया कि 13 है। तो सीधी सी बात है, दोनों का पीएच वैल्यू जो है क्या है, इससे तो ज्यादा ही है। तो दोनों क्या है, बेसिकली दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बच्चों, ये हो जाएगा वाई। क्योंकि देखो पीएच वैल्यू बढ़ने पे 7 से ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती है, तो जितना ही ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ेगा 7 से, उतना ही ज्यादा बेसिसिटी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इस कारण से द वैल्यू ऑफ एक्स बेस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ वाई, यानी वाई का जो पीएच वैल्यू होगा क्या होगा, ज्यादा होगा एक्स के कंपेयर में। अब देखो यहां पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज आते हैं कि सर जिसका पीएच वैल्यू मान लो कि 10 टू द पावर -4 है, उसका पीएच हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उसका पीएच वैल्यू 4 कैसे होगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो। कोई एसिड है उसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि 10 टू द पावर -4 है, तो उसका पीएच वैल्यू 4 कैसे होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है बच्चों, मैं बता देता हूं आप लोग को। देखो इधर,
देखो पीएच फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, देखो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, यानी कि pH इज डिफाइंड एज द निगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सुन लो एक बार फिर से, pH इज डिफाइंड एज द निगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -4 है, उसका pH वैल्यू 4 कैसे होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर -4। इस 4 को मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा -4 इंटू लॉग 10। अब जैसा कि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 4 इंटू 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ गया। बताओ प्रूफ हो गया। देखो एक बार फिर से क्या है फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो मैंने क्या किया यहाँ पे H प्लस, या यहाँ पे मैं H3O प्लस भी लिखूंगा तो गलत नहीं होगा, तो मैंने सिर्फ वैल्यू इसका पुट कर दिया माइनस लॉग 10 टू द पावर -4, इसका कॉन्स्टेंट कितना 10 टू द पावर -4, मैंने -4 को इधर ले गया तो -4 पहले से भी एक माइनस है, और ये क्या होगा इंटू लॉग 10। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कट गया, माइनस माइनस क्या होगा 4 इंटू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ब्रैकेट में, लॉग 10 इज इक्वल टू 1। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका पेज वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि हमको ये पता करना है 7 के बारे में, चेक कर लो आप एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहां पे, क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -7। चूंकि हम किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू -7 लॉग 10, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 7 इंटू 1, कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया। प्रूफ हो गया। बताओ, यानी कि इससे ही साफ क्लियर हो गया कि अगर किसी में भी हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उसके अकॉर्डिंग हम उसका पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। अब मान लो कि हमको इसका फाइंड करना, इसका या इनमें से किसी एक का फाइंड करना, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहां पे H3O+ का वैल्यू जो दिया हुआ है वो ले लेना है और बाकी फॉर्मूला पुट कर लेना है। जैसे मान लो कि हमको फाइंड करना है 9 का फाइंड करना, तो क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस लॉग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 टू द पावर -9, क्या हो गया यहाँ पे बताओ, इज इक्वल टू -9 और क्या आ गया लॉग 10, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 9 इंटू 1, कितना आ गया यहाँ पे 9। कई जगह देखोगे आप तो H3O+ की जब बेस में आपका OH- बिल दे देता है, तो उससे कोई गलत नहीं है। अगर OH- भी देता है वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर बेस का फाइंड करें तो उसका बेस का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि बेस वाटर में क्या देते हैं OH- ही देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम ये तो आपको पता हो गया कि pH क्या होता है। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड pH स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइंडिंग द pH वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। और pH का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, तो pH का नाम होता है पूरा, क्या नाम होता है pH का, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बिटवीन कॉन्संट्रेटेड, लिख देता हूं पूरा, एंड डाइल्यूटेड एसिड्स। यानी कॉन्संट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड में डिफरेंस क्या है ये देख लो आप पहले। बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर कॉन्संट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, या बेस भी मैं लिख देता हूं यहां पे, बेस। देखो 1 लीटर का बॉटल है हमारे पास, 1 लीटर का कंटेनर है सपोज। अब इस कंटेनर में मान लो कि 900 ml मैंने ले लिया, क्या वाटर है, ये है वाटर, और इसमें मैंने 100 ml क्या ले लिया आपका, एसिड्स। तो इससे बनने वाले एसिड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइल्यूटेड। क्यों भाई, क्यों डाइल्यूटेड बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। नोट करो यहां पे, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उस एसिड्स को, और एसिड की क्वांटिटी या बेस भी ले सकते हैं हम यहां पे, एसिड या बेस भी मैं लिख दिया वहां पे, बेस कोई भी लेंगे यहां पे। तो जिसमें एसिड और बेस की क्वांटिटी कम होगी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड और बेस। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं, जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, सीनियर क्लासेस में, 11th में आप जाओगे तो। अब इसका उल्टा हो जाएगा, चलो हमारे पास एक दूसरा भी कंटेनर है, चलो हमारे पास ये दूसरा कंटेनर है, इसमें आपका क्या है यहां पे, एसिड प्लस वाटर, एसिड और बेस भी यहां पे ले सकते हैं, चलो बेस वाटर है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कंडीशन है, यहां पे है 900 ml, यहां पे क्या है, यहां पे टोटल कंटेनर कितने लीटर का है, 1 लीटर का है। यहां पे क्या है बताओ, 900 ml क्या है, एसिड है या बेस भी हो सकता है ये, और उसके बाद प्लस 100 ml यहां पे क्या आपका वाटर है। तो बताओ इसका जस्ट अपोजिट हुआ, यानी वाटर की क्वांटिटी यहां पे कम है, एसिड ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। अब एक बात और ध्यान रखना कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब देखो कैसे, मैं एक रिएक्शन समझा देता हूं, देखो Cl2 reacts with NaOH diluted। देखो NaOH क्या है, बेस है, ये डाइल्यूटेड बेस है, Cl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा यहां पे, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और प्लस यहां पे क्या बनाएगा बच्चों, H2O भी दे रहा है। देखो यहां पे ये नोट करो। अब इस तरह से क्लोरीन को हम रिएक्शन कर रहे हैं यहां पे किसके साथ, NaOH के साथ ही करा रहे हैं यहां पे, ये क्या आपका कॉन्संट्रेटेड है, कौन सा है, कॉन्संट्रेटेड। तो इसके साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, देखो यहां पे NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोरेट प्लस H2O भी बन रहा है, बताओ। अब बताओ इसमें ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंस है, बताओ हाँ या ना। तो डिफरेंस क्यों है यार,
सीधी सी बात है, यहां पे दोनों जगह क्लोरीन है, जबकि यहां पे इन दोनों जगह क्या अलग अलग है, यहां पे डाइल्यूटेड है, यहां पे क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट भी बन रहा है क्या, ये अलग है, ये अलग है। सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको ये बहुत सारे डिफरेंस आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो आपने समझ लिया ना कि डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में क्या डिफरेंस है। अच्छे से इसको याद रखना, आगे की क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूटेड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। एसिडिक केस में भी वही होता है यार, जब आप डाइल्यूटेड एसिड के साथ किसी भी रिएक्शन में आप कराओगे रिएक्शन उसका, तो वो अलग प्रोडक्ट देगा। और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ कोई रिएक्शन करा तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग बनेगा। तो केमिस्ट्री में एसिड और बेस में डाइल्यूटेड का और कॉन्सेंट्रेटेड का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि एसिड होता तो वही है, होता वही एसिड है, लेकिन दोनों के नेचर में डिफरेंस होता है। तो उसके नेचर में डिफरेंस का मेन रीजन क्या है, तो उसके नेचर में डिफरेंस का मेन रीजन है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी वाटर बढ़ रहा है तो डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पे उसका नेचर अलग हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, कोई कोई एसिड क्या होता है, ना तो डाइल्यूटेड होता है और ना ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो सिर्फ एसिड होता है। तो वो क्या होता है भाई, तो जिसमें इक्वली होते हैं, जिसमें जितना एसिड है उतना ही वाटर है। हालांकि एसिड का नेचर कैसा, कोरोसिव नेचर होता है। आप कभी लैब में जाओ और लैब में जाने के बाद आप एक काम करो कि आप एसिड में आप डायरेक्टली वाटर डाल दो। मान लो कि आपके पास एसिड रखा हुआ है और उसमें आप डायरेक्टली वाटर डालो, तो आप पता है क्या होगा उसमें, उसमें आपको ये होगा कि वाटर जैसे ही हम डालेंगे तो वाटर के डालने के बाद एसिड हमारे ऊपर छलक करके छिड़का उसका पड़ जाएगा हमारे ऊपर, यानी कि हम लोग का हाथ पैर जल सकता है। इसलिए कभी भी जाओगे आप एसिड में, कभी भी आप लैब में जाओगे तो एसिड में आप देखना डायरेक्टली वाटर डालोगे आप, तो डायरेक्टली वाटर डालने पर क्या होता है, आप उसमें डेंजरस होता है, इसलिए स्लो स्लो करके हम क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं वहां पे। एसिड लैब में आप जाओगे, वहां पे जहां पे एसिड रखा रहेगा वहां पे कभी भी अगर आप देखोगे यहां पे ऐसा, तो आप स्लोली करके वहां पे वाटर डालना। वहां पे जब स्लो वाटर डालोगे तो वहां पे क्या देखोगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे आप एक साथ अगर पूरा वाटर डाल दोगे तो पूरा हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, वो पड़ जाएगा। इसे बहुत डेंजरस होता है। जनरली इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, बहुत ही डेंजरस होता है। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट अगर ये करोगे भी तो आप टीचर के प्रेजेंस में करना। और खास करके जो एसिड जो आपका कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उस एसिड में एसिड की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और बेस की क्वांटिटी क्या है, बेस में भी वही बात होता है यहाँ पे। और जबकि डाइल्यूटेड में क्या होता है, यहाँ पे डाइल्यूटेड में एसिड में क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और बेस की ये वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका आंसर उतना ज्यादा वो डेंजरस नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक अच्छे से देख लो, समझ लो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना। बाकी अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। चलो ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट।